बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पंजाब टॉप के साथ मैं हूं सवान कुरैशी। नाज़रीन, कहा जाता है कि ऑर्डिनेंस आमरीत और मार्शल लॉ की निशानियां हैं, मगर जब यही निशानियां जमहूरियत में नज़र आना शुरू हो जाएं तो क्या इसे आमिराना जमहूरियत समझा जाए या फुल आमरीत। हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून साजी का सिलसिला, जो कि है तो आइनी मगर महज़ब दुनिया में नापसंदीदा तस्वुर किया जाता है, कॉमन प्रैक्टिस की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, जो यकीनन जमहूरी पार्लिमानी रवायात के एतबार से दुरुस्त अमल नहीं है। बात अगर ताज़ा तरीन ऑर्डिनेंस की करें तो हुकूमत ने एक तरफ मीडिया रेगुलेटरी कवानीन में तरामीम करके फेक न्यूज़ की पादाश में सहाफ़ी को 5 साल कैद की सज़ा और नाकाबिल ज़मानत वारंट की सज़ा तय की है, और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के कवायद में भी तब्दीली की गई है। कवायद में तब्दीली के बाद अब अरकान पार्लियामेंट के साथ साथ अरकान काबीना भी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तमाम उमूर पार्लियामेंट के अंदर पेश करने के बाद अवामी नुमाइंदों की राय से तय नहीं होने चाहिए। क्या हुकूमती रविश पार्लिमानी तारीख में सियाह बाब साबित नहीं होगी। क्या जमहूरी हुकूमतों के इस तरह के इक़दाम आमरीत के तारीख दौर की याद ताज़ा करने के बाद खुद जमहूरी तर्ज अमल के लिए सेट बैक नहीं होंगे। इन्हीं तमाम पॉइंट्स पर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैम वर्दा खान, सीनियर कानूनदान चौधरी अबरार हुसैन साहब, और इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ ज़ाहिर सत्ती साहब हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मैम वर्दा, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये बताइएगा कि जमहूरियत के दौर में ये जो आमराना तर्ज अमल चल रहा है कि एक के बाद एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून साजी की जा रही है, अगर निज़ाम को ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही चलाना है तो फिर क्यों ना एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए पार्लियामेंट ही ख़त्म कर दी जाए, जो खाम खा का फिर बोझ बनती हुई महसूस हो रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ इस प्रोग्राम में लेने का। मैं आपने जो मुझसे सवाल किया है ये ऑडियंस के हवाले से और मीडिया के हवाले से जो आजकल खबरें जारी हो रही हैं, ठीक है, तो मैं आपसे सबसे पहले ये कहूँगी, देखें, कानून तो होना चाहिए। जो कानून जो कहा गया है, टीका कानून जो हमारे लीडर ने जारी किया है, ये बहुत अच्छा किया है, ये होना चाहिए था। देखें, आप हर बात पे झूठी झूठी खबरें जो मीडिया वाले दे देते हैं, जिनमें कोई होता है निर्गमन नहीं होता, और जिस तरह हमारी लीडर की जो बीवी हैं उषा, उनके बारे में, मैम के बारे में बात की गई, लेकिन कभी मरियम नवाज लगा देती हैं, कोई गलत ट्वीट करती हैं खबर, कभी कौन बात करता है। इसके लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि सजा वो कानून जारी कर रहे हैं, कानून होगा। देखिए, ये हमारा मुल्क है ना, हमारे मुल्क में कोई खासा कानून नहीं है। आप अदालतों से मिसाल ले लें, अदालतों में आप देख लें, अगर हम कोई अपना इंसाफ के लिए जाते हैं, कोई जायदाद प्रॉपर्टी का मसला है, तो देख लें, एक बेटे ने बनाई होती है, वो परदादा, ऐसे चलता रहता है निजाम, लेकिन कोई अभी तक इंसाफ मिलता नहीं है, ठीक है। हम अब देख लंदन की आपको मिसाल देती हूँ, मैं क्यों खुद मेरी फैमिली लंदन में होती है। मैं आपको ये बताती हूँ कि हम अगर लंदन में कोई शॉप लेते हैं ना, तो हम पे 5 साल का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट जो 5 साल का होता है, तो हमने 5 साल में उनको वापस करनी होती है। लेकिन इधर पाकिस्तान में अगर आप 5 साल में आपने जो एग्रीमेंट लेते करते हैं, तो उसके बाद ये कब्जा करने शुरू हो जाते हैं। फिर वकील जो होते हैं, वकलात जो होते हैं, ये अलग से पैसे अपने देते रहते हैं, लेकिन इंसाफ कोई नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी बात है, इंसाफ होनी चाहिए, झूठी खबरें बंद करनी चाहिए। मैम कानून के ऊपर तो बहस आगे चल के होगी कि किस हद तक ठीक है, किस हद तक ठीक नहीं है, लेकिन सवाल तो अभी ये पैदा होता है कि क्या सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ही अगर कानून साजी करनी है तो फिर पार्लियामेंट को और कौमी असम्बली को बंद कर देना चाहिए इसी ऑर्डिनेंस के तहत? इस हवाले से थोड़ा बताइए। देखिए, आप बंद क्यों कर देना चाहिए, मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि जो आजकल खबरें जो चल रही हैं और ये जो कानून नाफिज हो रहे हैं, तो जो सर कानून हमारे लीडर कानून दे रहे हैं, जो कर रहे हैं कानून, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो सोच समझ के ही कानून नाफिज कर रहे हैं ना। मैं आपको वही मिसाल दे के आपको बता रही हूँ कि कानून जिन्हें बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है खबरें और झूठी जो जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, देखिए हमारी पीटीआई हाई इंसाफ पर है, तो लेकिन ये जो अभी कानून नाफिज हो रहे हैं, ये होने चाहिए। चलें, ठीक है मैम, आपका पॉइंट आ गया। ज़ाहिर सत्ती साहब, एक तो इस हवाले से भी बताते चलें कि ये जो तर्ज अमल चल रहा है, हम
जितना भी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा, जितनी पाकिस्तान की तारीख को जाना, यही बात समझ में आती है कि ये मार्शल लॉ के और आमरीत की निशानियाँ होती हैं कि जहाँ सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए इक़दाम किए जाते हैं। एक तो इस हवाले से बताइए कि हुकूमत की यह रविश किस तरह चल रही है या किस तरफ जा रही है, और ये भी बताइए कि हुकूमत जो कहती है कि अपोजिशन इस टाइप के कवानीन साजी में ताउन नहीं करते, इसलिए मजबूरन फिर हमें सदारती रेफरेंस लाना पड़ता है। क्या आप हुकूमत की इस बात से इत्तफाक करते हैं? शुक्रिया सुभान भाई। सबसे पहले तो आज आपका मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लूँगा क्योंकि अभी मैम ने बात की कि ये कानून होने चाहिए। तो फिर कानून में सबसे पहले ये कर लें कि इमरान खान की फैमिली के लिए नामूसे फैमिली कानून पास कर लें, क्योंकि आप अगर मरियम के खिलाफ लिखें तो वो जायज़ है, आप बिलावल के खिलाफ लिखें तो जायज़ है, पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला अगर बिलावल के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करे तो वो जायज़ है, इमरान खान स्टेज के ऊपर खड़े होकर डीजल कहें तो वो जायज़ है। तो ये चीजें पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद किसी और की तरफ दिखना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कह रही हूँ कानून के हवाले से, असल में बहुत से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर को इस चीज का कानून का इल्म नहीं है कि कानून है क्या। अगर ये कानून ठीक होता तो रात को बैठ के अली मोहम्मद खान साहब टीवी पे ये ना कहते कि इस कानून के अंदर वाकई कुछ चीजों में झोल है जो जिनको ठीक करना चाहिए। तो इनके अपने जो तर्जुमान हैं वफाकी वो खुद कह रहे हैं कि इस कानून में कुछ खामियां हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामान को क्रॉस करके बाईपास करके ये सदारती आर्डिनेंस ले आते हैं। तो ये सदारती आर्डिनेंस इसीलिए ले आते हैं जिनको अपने मफाद के होता है। और इस तरह के आर्डिनेंस जब भी माजी में भी आए हैं तो वो उन्हीं लोगों के गले पड़े हैं। साफी बरादरी तो पहले भी बर्दाश्त करती आ रही है। साफी बरादरी ने तो रिया के दौर में, भट्टो के दौर में हर वक्त में मुश्किलात देखी हैं, और जो कुछ भी हुआ है वो आपके सामने है कि कोड़े भी खाए हैं साफियों ने, फिर वो कानून का कदम भी हुए। तो अभी पाकिस्तान पीपल पार्टी गई है कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐलान किया है। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी जाती है या अभी PFUJ भी जा रही है, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट भी जा रही है। तो यकीनी बात है कि इंशाअल्लाह अजीज हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कलअदम करार देगा, क्योंकि ये कानून जंगल के कानून से भी बदतर कानून है। कि आप मुझे बताएं हम खबर की डेफिनेशन करेंगे कैसे? एक खबर हम लगाते हैं किसी के खिलाफ कि यार ये सोसाइटी जाली है या ये बंदा करप्ट है, तो पहले तो आप उस साफी को पकड़ लेंगे, 6 महीने की उसकी जमानत नहीं होगी। तो उसके बाद जब वो साबित होगी खबर सच है या झूठ है, आप लोगों ने उसको अंदर जो मंदरजात दिए हैं कि आपने उससे पुलिस को फुल इख्तियार दे दिया कि आप पहले गिरफ्तार कर लें, पहले खबर की तस्दीक न करें। ये कहाँ का इंसाफ है कि पहले जुर्म की तस्दीक ही ना हो और उससे पहले बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाए? ये सर जो है वो बिल्कुल इंसानी हकूक के मुनाफी कानून है। किसी भी सूरत में कोई भी बाशऊर इंसान इस कानून को सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर इस कानून को सपोर्ट करना है तो सबसे पहले इमरान खान ने जो 35 पंचर का बयान दिया था और नजम सेठी साहब से मदद की है, उसके ऊपर बस खान साहब के ऊपर लगना चाहिए। फिर खान साहब ने जापान और जर्मनी को मिलाया, फिर उसको ऊपर लगना चाहिए। फिर खान साहब ने कहा कि हमारे दौर में महंगाई सबसे कम हुई है, उसके ऊपर लगना चाहिए। पहले आप अपने आप को ठीक करें। जब आपके मीडिया सेल लोगों की पगड़ियां उछालेंगे तो जब आपके घर का नाम आएगा, जब आपके लोगों का नाम आएगा तो आप ऐसे कानून पास करेंगे। ये किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। और साफी बरादरी भरपूर तरीके से मजम्मत भी करेगी और इसके खिलाफ कोर्ट में जा रही है। और इंशाल्लाह कोर्ट से हमें मुकम्मल तौर पर इस बात का यकीन है कि हमारी जो अदलिया है वो आज़ाद है और इंशाल्लाह हमें अपने पाकिस्तान के इदारों पर भी इत्मीनान है और इंशाल्लाह इस अदलिया पे भी इत्मीनान है कि हम साथियों के हक में ये फैसला होगा। और दूसरे कानून की तरफ चलते हैं। आप भाई के मैंने इसलिए टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ कि दूसरा कानून इन्होंने पास किया है कि जी वजीर, मशीर और जितने भी इलेक्टेड मेंबरान हैं वो कैंपेन चला सकते हैं इलेक्शन में। तो क्या यही इलेक्शन कैंपेन जाहिर साहब इस पॉइंट पर मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में आऊँगा, आपसे डिटेल में इस पे बारे में गुफ्तगू करेंगे। चौधरी बराड़ साहब ये बताइएगा कि ये जो ऑर्डिनेंस है बुनियादी तौर पर कानून की रोशनी में ये है क्या चीज़, किस चीज़ को ऑर्डिनेंस बोलते हैं, क्यों इसको लाने की ज़रूरत पेश आती है, इसकी मुद्दत क्या है और इसका तरीक़ाकार क्या है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑर्डिनेंस और एक्ट में फर्क होता है। ऑर्डिनेंस फॉर द टाइम बीइंग जारी करता है हेड ऑफ द स्टेट जब असेंबली या कानून बनाने वाले इदारे सेशन में ना हो, यानी कि उनका कोई इजलास ना हो रहा हो, कोई कार्रवाई ना हो रहा हो, तो सबर मुतमईन हो तो वो इमरजेंसी में मुल्की हालात के पेश नज़र, ज़रूरत के पेश नज़र ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, जो बाद में 3 महीने के बाद एक्ट की शक्ल इख्तियार करता है जिसने पेश होना होता है असेंबली में। और
अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, सेनेट में, और उसका एक प्रोसीजर है, वो बार बार पेश भी किया जा सकता है। अगली बात आ गई कि ये ऑर्डिनेंस जारी करने के पाकिस्तान में रवायत बहुत बड़ी है और बहुत पुरानी है, डे वन से है, इसमें कोई मुज़ाहरा नहीं है, तो ये रवायत रही भी है। लेकिन हर दौर में हुकूमतों ने हालातों वाक़यात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला है, ट्विस्ट किया है। ये कोई भी सियासी जमात जो है वो इससे सरफे नजर नहीं कर सकती, सबने किया हुआ है। अगली बात आ गई कि जो मौजूदा ऑर्डिनेंस जारी हुआ है और इसकी जरूरत क्या थी। इसकी जरूरत आज नहीं थी, इसकी जरूरत 2005-6 के बाद पड़ गई थी, जब सोशल मीडिया ने नया नया कदम रखा था और एंड्रॉयड सेट्स आए थे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक फ्लड गेट खुल गया था। तो उस वक्त इसकी जरूरत थी, जरूरत आज भी है। माशरे में किसी फर्द की, शहरी की या इदारे की तकरीम की जानी चाहिए, इस पे दो राय नहीं है। कोई सियासी जमात ये नहीं कहती कि मैं किसी को नाजायज बदनाम करना चाहता हूँ, कोई इंफरादी शख्स भी नहीं कहता, कोई सियासी वर्कर भी नहीं कहता। बहस सिर्फ इतनी सी है कि अगर ये एक कौमी जरूरत है तो कौमी धारे की तमाम सियासी जमातों को और हुकूमत को मिल बैठ के ये काम करना चाहिए ताकि इख्तलाफात कम हो और ये इंप्रेशन ना जाए कि ये टारगेट ओरिएंटेड है या अपोजिशन को स्नब करने के लिए, अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए, और जो हुकूमत का जो रियासत का चौथा स्तून है वो है प्रेस है, मीडिया है, उसको स्नब करने के लिए बनाया जा रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं हमारी जो सहाफी बरादरी है जो मुख्तलिफ हवालों से इसके ऊपर एहतजाज भी कर रहे हैं, और मैं इसकी तरफ इशारा भी करता चलूं कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये सेहत के एतबार से कमजोर है। इसमें छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी गलतियां हैं। इसमें जो हमारे इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकेंगे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इस पे प्रॉपर वर्क नहीं कर सकेगा। कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हो सकेगा। सिविल प्रोसीजर का कोड नहीं लग सकता इसके ऊपर अभी प्रॉपरली। तो इसमें बहुत ज्यादा अभी वर्क करने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन मैं इस बात का हामी हूं कि सोशल मीडिया के फ्लड के बाद और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में उसकी बेहंगम फैलाव के बाद इस तरह के कवानीन होने लाजमन चाहिए, चलें सख्त भी होने ठीक है। चौधरी साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। लेकिन तमाम स्टेक होल्डर को जी और बुनियादी तौर पर जी सहाफी बरादरी को ऑन बोर्ड करके, ठीक है, डिबेट प्रॉपर करके ये बनाए जाने चाहिए ताकि अशखास की या शहरियों की तकरीम और इदारों की तकरीम हम जो सोशल मीडिया पे आजकल धमा चौकड़ी मची हुई है वो अवॉइड हो सके। ठीक हो गया चौधरी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक पर जाते हैं, फिर वापस आकर आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले चौधरी अबरार हुसैन साहब से हम ऑर्डिनेंस की कानूनी पोजीशन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जी चौधरी साहब, वहीं से आप काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा। मैं गुजारिश कर रहा था कि ये ना सोचें कि ये आज जो अपोजिशन है वो गुजरे हुए माजी की हुकूमत थी और आने वाले मुस्तकबिल की भी हो सकती है। आज जो हुकूमत है वो आने वाले कल की जो है वो अपोजिशन हो सकती है। ये ना सोचा जाए, सोचना ये है कि ये पाकिस्तानी मुआशरे की, हमारे इदारों की तकरीम की, उनके इज्जत की, हमारी सिक्योरिटी की ये जरूरत है। अब सब मिलके करें, तमाम स्टेक होल्डर मिलकर बैठने चाहिए। और इसके ऊपर मैं इस बात पे इख्तलाफ करूंगा कि फॉरेन ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए था। वजह कि जो सोशल मीडिया का फ्लड है उसको के लिए हुकूमत के पास कोई और मैकेनिज्म पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ये गुज़िश्ता हुकूमत में भी होता रहा है कि मुख्तलिफ सियासी हल्के या सोशल मीडिया के ऊपर जो नेटवर्क्स हैं, ट्विटर के जरिए, फेसबुक अकाउंट्स के जरिए, पेजेस के जरिए या व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए बहुत बड़ी तहरीकें चलाई जाती रही, आज भी चल रही है। तो हमें सोचना है कि इन चीजों को पॉजिटिवली इस्तेमाल करने के लिए जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल है, क्या है, गुर्बत है, जहालत है, अंडर डेवलपमेंट है, करप्शन है, इनके ऊपर इसको कैसे वहां पे इस्तेमाल करना है। और ये जहन से निकाल दिया जाए
کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے بغیر پاکستان جیسا ملک ایک دن بھی زندگی گزار سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے چودھری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ٹھیک ہے. میم وردہ یہ بتائیے گا کہ الیکشن ایکٹ میں جو قواعد و ضوابط کے حوالے سے ترامیم کی گئی ہیں حکومت کیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کی ضرورت جو اس کو پیش آئی ہے کہیں آئندہ آنے والے الیکشن میں حکومت کو اپنی کارکردگی کی بنا پر یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اس ترمیم کے بغیر اب جب تک وہ اس ٹائپ کی ترامیم نہیں کریں گے تو الیکشن میں ایون کے جانا بھی ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. یہ بتائیے کہ کیوں ضرورت پیش آ گئی اس قسم کی ترمیم کی؟ جی یہ جو الیکشن جو ابھی آنے والے ہیں ابھی دن کی ہے تو یہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ انہیں اچھا کام کیا ہے. دیکھیں آپ نے شاید ایک ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جس میں ہمارے شاید حقان عباسی جو MLA ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو پورا جی الیکشن خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے یہ تو ووٹیں خرید لیتے ہیں یہ لوگ. ان میں آپ کو وہ ویڈیو کلپ میں آپ کو بھیج بھی دوں گی آپ کے پروگرام میں میں آپ کو دکھاؤں گی وہ ویڈیو. تو اب یہ جو مشین کے ذریعے بہت اچھا کام ہے کہ اس طرح نہ چیٹنگ ہوئی جائے گی بلکہ ایک یہ ہوگا کہ جو ووٹ ہے وہ صحیح حقدار کو ملے گی. میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن جو ابھی ایکٹ پیش کیا گیا ہے اس میں تو یہ آیا ہے کہ جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کے ساتھ کابینہ کے جو ارکان ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں الیکشن کمپین میں. یہ جو وزراء اور مشیر حضرات ہیں ان کے آنے سے الیکشن کے فیئر ہونے میں کیا لاجک ہے ہمیں یہ بھی تک سمجھ نہیں آ رہی. کائنڈلی اگر آپ یہ ہمیں سمجھا پائیں. جی جی یہ جو آپ ابھی قانون پیش ہوا ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ ضرور فیئر ہوگا اور اس کے ہونے سے دیکھیں ہماری لیڈر نے کچھ سوچ کے ہی ان لوگوں کو شامل کیا ہے نا تو اس طرح پھر فیئر ظاہر سی بات آپ کو مشین کے بھی میں نے آپ سے یہ کہا ہے تو اس طرح انہیں شامل کیا ہے تاکہ یہ فیئر الیکشن ہو تو آپ انشاءاللہ آگے بہتر دیکھیں گے. چلیں ٹھیک ہے. ظاہر ستی صاحب آپ پہلے حصے میں پروگرام کی حوالے سے بات کرنا چاہتے تھے تو ذرا بتائیے گا کہ الیکشن ایکٹ جو اب قواعد و ضوابط کے بعد وزراء اور مشیر حضرات کو اس میں شامل کیا گیا ہے کمپین میں کیوں حکومت کو ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کیا حکومت کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر اب الیکشن میں آنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے یا جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا؟ بالکل جی سبحان بھائی آپ کے سوال میں میرا جواب موجود ہے کہ اب ان کے پاس دیکھیں 5 سال کے اندر جو کچھ انہوں نے کرنا تھا نا وہ تو آپ کے سامنے کہ 4 سال میں کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں بہتری آئی ہے سیف گارڈ کے حوالے سے کچھ چیزوں لیکن باقی جو اوور آل پوزیشن ہے 1 کروڑ نوکریاں ٹھیک ہے 50 لاکھ گھر یہ سارے وعدے ہوا ہو گئے. پولیس کے ساتھ بالکل ہوا نہیں. آئی ایم سو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یہ آپ نے 50 لاکھ گھر کی بھی میں آپ کو نوٹیفکیشن بھیج دوں گی آپ بھیج کر نا پنجاب ٹائمس میں بھیج دوں گی. جی بالکل آپ بھیجیے گا میں سمجھ رہا ہوں لیکن وہ جو 50 لاکھ گھر ہیں وہ صرف سرکاری ملازمین یا جن کی پے بینک میں آتی ہے ان کو قرضہ فراہم کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ اس پروسیس میں کچھ لوگوں کو فیسیلیٹ بھی کروا رہا ہوں 7 مل کر لیکن وہاں پہ جو پوزیشن آپ چل رہی ہے آپ وہ دیکھیں کہ اس کی پرسنٹیج کیا ہے. اس کے لیے قانون کتنا سخت بنا دیا گیا ہے کہ کم از کم 3 مہینے تک جو پٹوار خانے اور جو چکر لگا کے وہ بندہ سرکاری ملازم جو ہے وہ قرضہ لیتا ہے بہت سے مسائل ہیں اس میں وہ بھی میں آپ سے کسی دن بیٹھ کے ڈسکس کر لوں گا. دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود اس چیز کے خلاف تھے کہ حکومت جو وقت کے ساتھ موجود ہو اس کا وزیر اس کا مشیر کبھی بھی الیکشن کمپین نہ چلائے کیونکہ وہاں پہ اس علاقے پہ یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ اگر مشیر یا وزیر وہاں جاتا ہے تو ترقیاتی فنڈوں کے اعلان کر دیتا ہے کچھ وعدے وعید کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ووٹ بینک کے اوپر فرق پڑتا ہے. جو چیز دوسروں کے لیے بری تھی وہ آج آپ لوگوں کے لیے کیسے اچھی ہوگی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے وزیروں کو بھی اجازت دے دیں ہمارے مشیروں کو بھی اجازت دے دیں کہ آپ الیکشن کمپین کریں. جب مریم نواز کی والدہ چارپائی پہ موجود تھی بیمار تھی تو وہ اپنی ماں کی کمپین چلا رہی تھی آپ لوگ تنقید کر رہے تھے. آج آپ اپنے وزیروں اور مشیروں کو کہہ رہے ہیں جائیں آپ کمپین چلائیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس حکومت کی کیا سوری میں آپ کی بات کر رہی جو مریم نواز ہے نا وہ تو سارے میں ایک ڈرامہ کوئین خاندان ہے ٹھیک ہے وہ ڈرامہ باز خاندان ہے. یہی چیزیں جب آپ لوگ مریم کو ڈرامہ کہتے ہیں تو وہ جب آپ کو ان اپوزیشن بشرا مانیکا کو پیرنی کہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو برا لگتا ہے. یہی تو بات ہے کہ جب تک آپ لوگ اپنے رویے ٹھیک نہیں کریں گے سیاسی جماعتیں اور ان کے کارکن ان کے ان کے لیڈرشپ اپنے رویے بہتر نہیں کرے گی
जब आप बिलावल को बिल्लो रानी कहेंगे, जब आप मरियम को नानी कहेंगे, तो फिर आपको भी लोग बीरनी कहेंगे ना। फिर आप लोगों को भी ये बात कही। आप जब किसी के घर पे पत्थर मारेंगे तो शीशे के घर पे रह के बैठ के दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं बरसाए जाते। जब बताओगे मेरा बिल्कुल, लेकिन ये बात नहीं कहते। जाहिर साहब प्लीज हम एक मिनट मेरी बात सुन लें। जी। हम कभी ये नहीं कहते कि मरियम नवाज को तलाक हो गई है, वो किसी और के साथ दे रही है। हम ये ऐसी गंदी बातें नहीं करते हैं। आप लोग कितनी निजी बातें नहीं करते, किसी के खानदान के बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करते। अगर मरियम नवाज वो कहती है, हम उनको कहते हैं कि वो जिलानी है, तो वो भी आगे से कहते हैं वो खिलाड़ी पाक सुने, ठीक है, वो भी कहते हैं। जाहिर सती साहब आप काइंडली अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर। जाहिर सती साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जाहिर साहब काइंडली आप जो है वो अपना पॉइंट कंप्लीट करें, फिर मैंने चौधरी अबरार साहब से भी इसके हवाले से कानूनी नुक्ता नज़र जानना है। काइंडली आप कंप्लीट कीजिए। भाई किसी भी सूरत में किसी मशीर, किसी वज़ीर पाकिस्तान, गवर्नर, किसी को भी इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो इलेक्शन कंट्रोल करे। इसका मतलब है कि अगर वो लोग हुकूमत में होंगे तो आपके उनकी किसी भी लिहाज से आपके पार्टी रेगुलेशन तो है ना, वो जब किसी अपने पार्टी के कारकुन की कंप्लेंट चलाएंगे, इलेक्शन में बल्दियात में कंप्लेंट चलाएंगे, तो वहाँ वादे वहीद करेंगे जी हम इतने फंड देंगे। वो जैसे अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी मेरा भाई अगर ना बना तहसील नाज़िम तो मैं तहसील में ना बना तो मैं किसी को फंड ही नहीं दूंगा। जब आप लोग इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह के कानून पास करेंगे, तो इस मुल्क में आज़ादाना इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? चलें ठीक है, जाहिर सती साहब आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का वक्त चूँकि इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, आखिर में मैं चौधरी अबरार साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, मुख्तसर वक्त में हमें ब्रीफ करते चलें कि इलेक्शन कवायद पर इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल से रब्ता किया है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। एक तो हमें अटॉर्नी जनरल के रोल के हवाले से हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसका आइन के तहत किरदार क्या है और क्या क्या इख्तियारात हैं, वो भी बता दें। और दूसरा, मुमकिना तौर पर कानूनी ऑप्शन क्या है इलेक्शन कमीशन के पास हुकूमत के इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ, ये भी बताते चलें। इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन नहीं होते। वो इदारा है, वो पार्लियामेंट के अंदर इदारा है, उसने पाबंदी करनी होती है, लेकिन असिस्टेंस या मुशावरत हो सकती है। अगर ऐसा कोई कानूनी पॉइंट है वो लीगल है, कर सकते हैं। दूसरा है कि ये जो ऑर्डिनेंस जो पास किया गया है, इसमें बेसिक चीज ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो डेजिग्नेशन है वुज़रा के या मिनिस्टर के और जो उनके एडवाइजर्स हैं वो कानूनी डेजिग्नेशन हैं, उनके साथ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लगी होती हैं, उनको गाड़ियां मिलती हैं, पेट्रोल मिलता है और बाकी सहूलियात मिलती हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ आता है कि एक वजीर जो है वो हुकूमत की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है और वो कंपेन चला रहा है एक सियासी जमात की, एक सियासी वर्कर की, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है और डेप्रिवेशन ऑफ राइट है अपने अपोनेंट का। प्रेजुडिस हो जाता है वो शहरी या वो आदमी के जो इलेक्शन लड़ रहा है। इस हवाले से मैं कहूंगा कि ये इस एक्ट में इसको रिवाइज होना चाहिए, इस ऑर्डिनेंस को रिवाइज होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बुनियाद से कोई भी कानून हो वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। चौधरी साहब अटॉर्नी जनरल के रोल के हवाले से भी थोड़ा बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल का आइन के तहत क्या किरदार और इख्तियारात हैं। मैं मुख्तसर बता दूं, अटॉर्नी जनरल बुनियादी तौर पर हुकूमत की नुमाइंदगी करता है इन द कोर्ट्स, और जहाँ जरूरत हो ट्रिब्यूनल में, कोर्ट्स में, जहाँ भी जरूरत हो। अब उसका काम वो होता है एक ब्रिज हुकूमत से और बाकी अदारों के दरमियान और पर्टिकुलरली कोर्ट्स के बीच में। वो एक ब्रिज होता है जिसने कानूनी असिस्टेंस या मुशावरत करके मालूमात फराहम करनी होती है हुकूमत की तरफ से। अब इस पॉइंट के ऊपर अटॉर्नी जनरल से उन्होंने राय भी मांगी है, पूछा भी है कि आप हमें ये पॉइंट्स के ऊपर ब्रीफ दें, और वो किया जा सकता है, कानूनी बात है और उसके ऊपर असिस्टेंस हो भी सकती है। चलें ठीक है, ठीक है जी। प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मैं अपने तमाम मेहमानों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने मेज़बान सवान कुरैशी को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।